बरतानिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, फिर किसी ऐसे मुल्क में स्टडी के हवाले से अगर हम बात करें या हमारे बच्चे प्लान करें कि भाई स्कॉलरशिप का वेट करो और हमने आगे बाहर जाना है, तो आपको ऐसे में इंग्लिश आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ तमाम कोर्सेज जो है वो अंग्रेज़ी में होते हैं, इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी ये है कि इंग्लिश आपको सीखनी होगी, और सीखने का सिर्फ ये मतलब नहीं कि आपने इंग्लिश बोलनी है, उसमें आपने ये भी देखना है कि इंग्लिश आपकी लिसनिंग पार क्या है, आपकी ग्रामेटिक जो मिस्टेक्स हैं वो किस तरीके से दूर होंगी, और फिर उसके बाद जो आपका सीखने और बोलने का अमल है वो आता है। तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले इंग्लिश के मायार को चेक करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं। अगर आपने वो टेस्ट क्लियर कर दिया भाई, तो डेफिनेटली आप आसानी से एडमिशन वहाँ पर हासिल कर सकते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप रह जाते हैं तो आपको बार बार आइल्स की अटेम्प्ट्स करनी पड़ती हैं। तो आज हम आइल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस टेस्ट को पास करने के लिए मुख्तलिफ अकेडमीज़ जो हमारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं वहाँ पर बेसिक स्किल्स क्या सिखाई जाती हैं, फिर उनको इम्प्रूव करने के लिए वो पॉलिशिंग सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, और किस किस्म की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि कुछ बेचारे ऐसे भी होते हैं जिन्हें जो गाँव देहातों के रहने वाले लोग होते हैं, बेचारों को तो इंग्लिश से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। तो इसीलिए तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए आज बड़ी ही प्यारी सी गेस्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद है। सना खटक साहिबा, उन्हें वेलकम करते हैं, जो कि एक इदारा चला रही हैं लैंग्वेज हाउस के नाम से, और उसके CEO भी हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। सना, सबसे पहले तो हमें ये बताएं, ये आइल्स का जो कोर्स है ये क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और इसकी ज़रूरत हमें किस वक्त पेश आती है? ज़रूर, क्यों नहीं। आइल्स एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है जो साबित करती है कि आप अंग्रेज़ी ज़बान बोल सकते हैं और इसमें कोई डिग्री कर सकते हैं, या फिर आप इमिग्रेशन के लिए रह सकते हैं एक अंग्रेज़ी वाले मुल्क में। इसके लिए ऑफ कोर्स, चूँकि कोर्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये सर्टिफिकेशन को पास करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो उसके लिए हम लोग कोर्स करते हैं। बहुत सारी अकेडमियाँ हैं, हमारी अकेडमी भी करवाती है। आमतौर पे इसमें लोग डर जाते हैं बिकॉज हमारे लिए अंग्रेज़ी थोड़ी सी हमारी मादरी ज़बान नहीं है। हमारे लिए मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, हमारी मादरी ज़बान नहीं है, तो इसलिए इसका एक थोड़ा सा हवा बन चुका हुआ है। और एक ये भी तो है ना, जिसको माशाल्लाह बड़े बेहतरीन तरीके से आती है उसकी क्लास है। बिल्कुल ऐसा ही है, उनको एक प्रिविलेज मिल जाता है। हाँ। अच्छा, दूसरा ये कि आइल्स के टेस्ट में अपीयर होने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? अच्छा, आइल्स का टेस्ट बजाते खुद एक रिक्वायरमेंट है। अच्छा। अगर आप किसी स्कॉलरशिप पे, या स्कॉलरशिप नहीं है, सेल्फ फाइनेंस पे भी बाहर जाते हैं, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है जहां आपको डिग्री करनी है, तो आइल्स वहाँ की एक रिक्वायरमेंट है। जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएंगे आपको उतना ज़्यादा बैंड चाहिए होगा। बैंड इज़ लाइक एक ग्रेड है कि आप आइल्स में कितने अच्छे हैं। और ग्रेडिंग किस लिहाज से होती है, मुझे थोड़ा सा बताइए जरा इस बारे में। ज़रूर, क्यों नहीं। क्योंकि मतलब मैंने नहीं किया हुआ, ये वो लोग जिन्हें पता नहीं कि ग्रेडिंग क्या होगी, तो एटलीस्ट उन्हें पता होना चाहिए। आइल्स में आपको बैंड्स मिलते हैं, आप 0 से लेके 9 तक बैंड्स होते हैं। 9 बहुत कम लोग ले सकते हैं, बहुत नेटिव लैंग्वेज स्पीकर जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत हाई क्लास हो 9 पे आते हैं, बट आते हैं। कितनी वो परसेंटेज लेने वाले को आइल्स पास करवा दिया जाता है, मतलब यानी कि वो अप्लाई कर सकता है आगे फिर इमिग्रेशन के लिए? इमिग्रेशन के लिए थोड़ा सा हाई क्राइटेरिया, बल्कि आइल्स की एक मुख्तलिफ किस्म भी होती है। जैसे हम आइल्स जनरल कहते हैं, जो कि इमिग्रेशन वाले लोगों के लिए होता है। अगर हम पढ़ाई के हवाले से बात करें तो वो आइल्स एकेडमिक है। और एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में आपका 6 बैंड एक्सेप्ट हो जाता है, उसको तस्वर किया जाता है कि हाँ आप ये डिग्री कर सकते हैं। बट अगर आपके पास कोई बड़ा स्कॉलरशिप है, तो लाइक फुल ब्राइट स्कॉलरशिप एक काफ़ी बड़ा स्कॉलरशिप है। इस किस्म के स्कॉलरशिप्स में आपको हाई बैंड भी चाहिए हो सकता है, 7, या अगर आप बड़ी डिग्री PhD करने जा रहे हैं और वो भी लैंग्वेजेस में या किसी इस तरह की फील्ड में है, तो फिर आपसे 8 बैंड भी डिमांड किया जा सकता है। 8 बैंड भी डिमांड किया जाता है। अच्छा, एक तो ये 0 से स्टार्ट करना और 9 तक जाना, ये मैं कहती हूँ ये खुद एक बहुत बड़ी तोप है। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स की स्किल्स को किस तरीके से पॉलिश किया जाता है? मैंने कहा ना शुरू में भी कि आपने कहा ना कि एक जनरल टाइप भी है इसकी। वो लोग जो वर्क परमिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं और बाहर जाना चाह रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ अक्सर लोग अमूमन इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, किस किस्म के ऐसे स्टूडेंट्स भी आप लोगों के पास आते हैं कि जहाँ पर आप लोगों के लिए खुद थोड़ी मुश्किल हो जाती है और आपको फिर लगता है कि ये शायद इनका नहीं, ये पूरी सोसाइटी का फेलियर है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, कॉलोनियल सेटअप हमारा रहा है, तो उसकी वजह से लैंग्वेज से ज़्यादा एक सब्जेक्ट के तौर पे स्कूलों में पढ़ाई गई, उसकी इंपॉर्टेंस को उजागर तो किया गया, लेकिन उसको एज अ स्किल सिखाने पे इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ। और उस वजह से आप गांव देहातों की बात करिए, इवन शहरों में और बड़े अच्छे सेटअप से आने वाले लोग भी लैंग्वेज को एज अ स्किल नहीं यूज़ कर पाते।
तो ये रोज़ हमारे पास इस तरह के स्टूडेंट आते हैं और फिर वो बड़े डिसहार्ट भी हो जाते हैं कि ये तो हम बचपन से अंग्रेज़ी पढ़ते आ रहे थे, तो ये हमने आइल्स में इतना बुरा बैंड कैसे ले लिया, ये तो हम 14 साल से पढ़ रहे हैं ये। सो इस चीज़ के साथ तो हम पहले तो दिल टूटता है ना पहले वाले टेस्ट पे, है ना, फिर उसको किस तरीके से जोड़ने की कोशिश करते हैं आप लोग और कैसे फिर स्किल्स को पॉलिश किया जाता है। दूसरा ये कि बेसिक जो सब हर तरफ आपको एक रीज़न नज़र आती हो, हर टेस्ट में नज़र आती हो कि ये तो बहुत बड़ा फेलियर है हमारे एजुकेशनल सेक्टर का, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का, कि यहाँ पर तो मतलब ये चीज़ भी नहीं कर पा रहे। वो उसको टेस्ट को देखने के बाद क्या नज़र आता है? लिसनिंग स्किल्स मैं पर्टिकुलरली कहूँगी। अच्छा। शायद एज अ कॉम हमारी थोड़ी सी लिसनिंग स्किल्स में थोड़ा सा कम है, बोलते ज़रा ज़्यादा ही है। और सरप्राइजिंगली हम राइटिंग में बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, या लेकिन चूँकि शायद एकदम से हमें लिसनिंग स्किल्स, हम अंग्रेज़ी का म्यूज़िक इतना नहीं सुनते, हम फिल्में भी देखें तो सब टाइटल्स के साथ देखते हैं, तो हमारी स्किल्स उस तरह से डेवलप नहीं होती ना, क्योंकि पढ़ाया ही नहीं जाता ज़बान को एक स्किल के तौर पे। वो बस एक सब्जेक्ट होता है, आपके पास एक बुक किताबें की बुक्स होती हैं, वहाँ से आप रट्टा मारते हैं तो आपका बड़ा अच्छा सा सिस्टम में अच्छा, कुछ लोग इंग्लिश बोलते वक्त अपना कॉन्फिडेंस लूज कर बैठते हैं, ठीक है ना, उस चीज़ के लिए आप क्या देखते हैं कि आइल्स के कोर्स में उनके रिक्वायरमेंट का सेशन कहाँ से शुरू होना चाहिए? दूसरा ये कि जो बेचारे बड़े ही यानी कि रोमन यूज़ कर पा रहे हैं, बेशक उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, मास्टर्स कर लिया, लेकिन फिर भी ना कहीं उन्होंने मास्टर्स भी उस दौर का किया है जब किताबें सारी उर्दू में हुआ करती थी, तो उन बेचारों के लिए मसला रहता है। वो मैं उनको बेचारे नहीं कहूँगी, उस वक्त की रिक्वायरमेंट यही थी, उन्होंने हमसे पहले मास्टर्स किए, तो लेकिन फिर भी उनके लिए प्रॉब्लम है। इन दोनों को ज़रा डिफाइन करें मेरे लिए। एक वो जो कि कॉन्फिडेंस जिनका लूज अपना कर बैठते हैं, ठीक है ना, तो उनको आप लोग कहाँ से करवाएंगे शुरू, और एक वो कि जो पुराने उर्दू मास्टर्स किए हुए उनको, उनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स के सेशंस कितने स्टेप्स होंगे? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव में पहला स्टेप है। क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप लफ्ज़ भी नहीं बोलेंगे। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट आए कि जिनके पास मास्टर की डिग्री थी, बट जब मैंने उनसे कहा कि आप कोई से 3 जुमले बोल दें, मैं सिर्फ देखना चाह रही हूँ, लैंग्वेज एवेलुएट करना चाह रही हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने 3 जुमले नहीं बोले। सो फिर हमें उन्हें सेपरेट कोर्स में डालना पड़ता है, जहाँ सिर्फ उसके कॉन्फिडेंस पे काम होता है, लैंग्वेज की बेसिक्स पे काम होता है। जब महीने बाद उसको करने के बाद उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, फिर वो आके आइल्स में बैठते हैं। तो ये एक बड़ी कॉमन चीज़ है, ऐसा होता है अक्सर कि आप पहले कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे, फिर आप आके लैंग्वेज पे बात करें, कि आइल्स बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। अच्छा, अब हम आते हैं आइल्स की तरफ। कुछ लोग 3 से 4 अटेम्प्ट्स भी करते हैं, और वहाँ पे मैंने सुना है कि उनके जो टीचर्स होते हैं उनको कह देते कि अब आप पूरे तरीके से स्किल्स आपकी पॉलिश हो चुकी है, तो मेरी तरफ से तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जहाँ पे अटेम्प्ट देते हैं इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ से बार बार रिजेक्शन डिस्क्रिपेंसीज लग कर आ रही होती हैं। वाकई आइल्स इतना ही मुश्किल है या इसको बना दिया गया है? मैं 1-2 बातें कहूँगी। कुछ फैक्टर्स भी हैं, कुछ मुश्किल भी है, और कुछ बना भी दिया गया है। एक तो फ़ी बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये मैं बिल्कुल जानना चाह रही हूँ। बाद आप जाते हैं, 48,000 आप कह सकते हैं आजकल। थोड़ा बहुत डिफरेंट प्रोविंसेस नहीं, 48,000 कितने सेशंस में आपको देना पता है? कुछ मुझे बताएंगे? जैसे कि फर्ज करें ना, अभी कोई भी है जिसने आइल्स करना है, तो ये पूरे 1 महीने का कोर्स होगा, या हफ्तों का कोर्स होगा, दिनों का कोर्स होगा, ये क्या होगा? देखिए, ये तो आपको जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है जिसने आइल्स बनाया है, ये 48,000 तो आप उनको पे करेंगे, कोर्स तो अलग से करेंगे। ओके, सर्टिफिकेशन के, और वो भी सिर्फ अटेम्प्ट के हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका क्लियर भी हो जाएगा, पसंद का बैंड आ जाएगा। बाज़ दफ़ा आपको मल्टीपल टाइम्स देना पड़ता है अपना बैंड लेने के लिए। तो 48,000 तो आपके हो गए उसके जो आपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को दिए, ठीक है ना। अब जो आपने सेशन करना स्टार्ट किया, फर्ज करें कोई आपके पास आया है कि सना मुझे कोर्स करना है और मुझे आपकी एकेडमी ज्वाइन करनी है, तो वो आप महीने का उससे क्या एक स्टूडेंट से आप क्या चार्ज करेंगी? हम लोग के चार्जेस काफ़ी नॉमिनल हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन कोर्स है, फ्यूल के चार्जेस बच जाते हैं, और फिर वर्ड ऑफ माउथ वगैरह से, तो हमने काफ़ी अपने कंट्रोल चार्जेस रखे हैं। इट्स जस्ट 15,000 रुपीज़ इन अ ग्रुप। और उसके साथ आपके पास सपोर्ट भी होती है। क्लास के अंदर जब आपके पास 5 और लोग होते हैं ना, जो उसी मसले में फंसे होते हैं जहाँ आप होते हैं, तो एक नेचुरल कॉन्फिडेंस भी जनरेट हो जाता है आपका। सेम सवाल जवाब, एक बॉन्डिंग हो जाती है। आप मजीद इमिग्रेशन और फॉरेन एजुकेशन पे दोस्तों से भी पूछ सकते हैं मसले मसाइल, तो ये एक बड़ा अच्छा। आइल्स की सर्टिफिकेशन के चार्जेस, यानी एक अटेम्प्ट के चार्जेस, जहाँ आप कोशिश करते हैं अपना मनपसंद बैंड लेने के, वो 48,000। नहीं, मैं आप मेरे क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हैं कि जो कैम्ब्रिज के पैसे हो गए, आपसे कोर्स के लिए स्टार्ट कर लिया, वो कोर्स आप कितने दिनों में कंप्लीट करवाएंगी ना? मैं ये जानना चाह रही हूँ।
कोर्स की वैसी ड्यूरेशन 1 मंथ है, लेकिन ओके, मतलब आप ideal 15,000 अपना 1 महीने के लिए पे कर रहे हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं अपनी क्लासेस को लेकर, ठीक है, क्योंकि टीचर तो ऑनलाइन अवेलेबल है ही आपके पास, वो तो छुट्टी नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसके साथ आपको प्रैक्टिस भी चाहिए होती है। सो हम कम से कम 2 से 3 हफ्ते का टाइम और देते हैं, जिसमें हमें स्टूडेंट्स एस्से लिख के दिखाते हैं। ऑलमोस्ट यू राइट 20 एस्सेज व्हिच आर मार्क्ड, और बार बार एक रिगरस रूटीन होती है आपकी, आप डेली चीज़ लिखते हैं, डेली टीचर आपको बताते हैं, क्योंकि आदत है ना, जैसे आप टेबल मैनर सिखा रहे हैं तो रोज टेबल पे बिठा के खाना खिलाएंगे। मुझे ये बताइए कि आपने महीना दिया 15,000, आपने पढ़ा, क्या लगता है आपको खुद से भी कि आपका स्टूडेंट कहाँ पर स्टैंड कर रहा होता है? दूसरा ये कि नॉर्मली भी आप अपने, जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर होता है, आपने टेस्ट वगैरह कर लिए, ड्रिप श्रिप लगा दी, फिर भी आपको प्रिकॉशंस आपको देते हैं, आपने फलानी चीज़ के पास नहीं जाना, आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं खाना, आपने ये नहीं पीना, आप सजेस्ट क्या करेंगी? क्या कहते हैं, अगर आपकी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं तो आप एक्स्ट्रा में ये चीज़ें कर लें तो ये चीज़ें ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेंगी। बिल्कुल, एक्स्ट्रा में हम साथ एक बल्कि प्रॉपर एक क्लास होती है जिसे हम कहते हैं आइल्स ब्लंडर्स, और उसमें ये चीज़ें भी शामिल होती है, क्योंकि टेस्ट के दिन आपकी कम से कम 5 से 6 घंटे की आप समझ लें रेड लगती है। आप जाते हैं, 1 घंटा आपको चेक इन में लगता है, फिर वो आपको बिठाएंगे, 3 घंटे का आपका लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग का टेस्ट होगा। बाज़ औक़ात आप स्पोकन भी उसी दिन देते हैं, तो ये 5 से 6 घंटे का टाइम आपको इसमें लग जाता है। अब ऐसे मामलात में क्या होता है कि लोग सारी रात बैठ के पढ़ते हैं, जो कि गलत है आइस के पर्सपेक्टिव से। एक स्किल टेस्ट है, तो रात से नहीं, आप बस 2 दिन पहले पढ़ाई छोड़ दें, रिलैक्स करें। और उस 2 दिनों में प्रैक्टिस ज़रा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें आप, या उस वक्त आप रिलैक्स कीजिए, बिकॉज एक स्किल है। अगर ये नॉलेज टेस्ट होता तो फिर कुछ बात थी, लेकिन नहीं, लोग रात रात जागते हैं, सुबह जल्दी में उठेंगे, प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं करेंगे, नाश्ता किए बगैर चले जाएंगे, और फिर टेस्ट के दरमियान में उनको चक्कर आ रहे होंगे। सो लैंग्वेज का आपके इमोशन से और आपकी फिटनेस से बहुत ताल्लुक होता है। बहुत सारे लोग इस वजह से भी अपना टेस्ट ख़राब कर देते हैं और अपनी रकम बर्बाद कर देते हैं जो सर्टिफिकेशन पे लगती है, क्योंकि वो तैयार नहीं होते। और इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है सना कि अगर आपने बीए की डिग्री की हुई तो ही आप आइल्स कर सकते हैं, मास्टर्स किया हुआ तो ही आइल्स कर सकते हैं, आपके किसी भी ग्रुप के स्टूडेंट्स जो हैं वो आइल्स कर सकते हैं? आपको सिर्फ 18 साल का होना चाहिए और आपको कोई नेशनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बस ये 2 रिक्वायरमेंट्स है, और ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक आम फहम सवाल जो सब लोग कहते भी है, सुनते भी, और अमूमन सजेशन भी आती है किसी से कहना हो कि यार मुझे अपनी फ्लुएंसी पे काम करना हो, मुझे इसको फ्लुएंट करना हो, तो मैं क्या करूँ? तो लोग एक सजेशन देते हैं, इंग्लिश सीजन देखना शुरू कर दो, इंग्लिश गाने सुनना शुरू कर दो, इंग्लिश मूवीज़ देखना कर दो। ये किस हद तक प्रोडक्टिव होता है? ये बहुत प्रोडक्टिव चीज़ है। हमारे यहाँ लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अंग्रेज़ी सीखनी है तो चलो जी ग्रामर से शुरू कर दो। ग्रामर से फिर आपका दिमाग अटक के रह जाता है, आप उसी के बारे में, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में सोचते हैं, तो आपकी फ्लुएंसी नहीं आ पाती। अच्छा तरीका यही है कि आप म्यूज़िक सुने, सीजन्स देखें, क्योंकि वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट होता है। आप देखते हैं कि अच्छा उस दुकान पे खड़े आदमी ने उस लड़की से ये कहा, तो अब अगर मुझे भी दुकान पे खड़े किसी आदमी से बात करनी है तो मैं एज इट इज़ यही जुमला इस्तेमाल कर सकता हूँ, और आपका दिमाग खुद ब खुद से पिक कर लेता है ऐसे सेंटेंसेस जो वो यूज़ कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप सीजन्स देखें, अच्छे सीजन्स देखें जिसमें आपके पास लैंग्वेज का, और एनिमेटेड मूवीज भी इसमें बड़ी सजेस्ट की जाती है, क्योंकि उसकी वोकैबुलरी स्पेशली बच्चों को देख के रखी जाती है, वो उसका वजन भी थोड़ा कम होता है, वो इतने सख्त जुमले नहीं होते हैं कि वो आपको समझ ही ना आ सके। बिल्कुल, एनिमेटेड हम भी यही रिकमेंड करते हैं कि शुरू एनिमेटेड से कीजिए, क्योंकि जरा आहिस्ता बोलते हैं वो, तो स्पीड की वजह से आसानी होती है आपको उसको सीखने में। थैंक यू सो मच सना, बहुत मज़े का सेगमेंट, मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और स्पेशली हर उस इंसान ने एंजॉय किया होगा जहाँ पे वो समझ रहा होगा कि ज़िंदगी में हमने आगे बढ़ना है और इस चीज़ के बारे में हमें अपनी कमियों को किस तरीके से पूरा करना है, क्योंकि कोई भी शख्स ऐसा नहीं होता जो हरफन मौला हो, अपनी माँ के पेट से कुछ ना कुछ सीख कर आया हो। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप कोई प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश कीजिए, ना कि उस प्रॉब्लम से भागने की कोशिश करें, क्योंकि हल करेंगे ना तो आप एक बड़े मजबूत असाब के मालिक बन जाएंगे, ठीक है ना। आपको कोई टफ टाइम नहीं दे सकेगा, उल्टा आप लोगों को टफ टाइम दे सकेंगे। और फिर स्पेशली हम पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज़ को भी देखने, अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, लेकिन कई बार लोग ये सोचते हैं कि हम पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले जाएं। तो बाहर कैसे जाना है, उसका एक छोटा सा रास्ता जो है वो आइल्स से भी होकर गुजरता है। थैंक यू सो मच सना, खुश रहिए, और आई विश कि आपका वीकेंड अच्छा सा गुजरे, और वीकेंड के बाद ये क्लासेस भी मज़े मज़े की गुजरें।